प्रेगनेंसी और ये पार्ट 2 है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वेट गेन। तो वेट गेन बेसिकली क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल लेडी प्रेग्नेंट है वो, तो उसमें 11 kg वेट गेन नॉर्मल है। अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान 11 kg उसका वेट गेन हो रहा है तो नॉर्मल है 11 to 60 kg, तो ये नॉर्मल है 11 to 16 kg। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ 1 kg बढ़ाएगी और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5-5 kg बढ़ा के टोटल 11 kg नॉर्मल है। और कोई ओबीज प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसमें 7 kg वेट गेन नॉर्मल है, पर लेस देन 7 kg, मतलब 7 kg ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 7 kg। और कोई अंडर वेट प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसका 18 kg वेट गेन नॉर्मल है। ये हो गया, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस। अब सिंस क्या होता है मेटाबॉलिक चेंजेस में, क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रेगनेंसी होती है वहाँ पे बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये सब बढ़ जाता है। तो ये सब मिलेगा कहाँ से, जब ग्लूकोज टूटेगा तो यहाँ से क्या होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। सिंस यहाँ पे ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है तो अब इंसुलिन ही ग्लूकोज का यूटिलाइज कराएगा, तो इंसुलिन जो होता है इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी इज अ हाइपर इंसुलिमिक कंडीशन, हाइपर इंसुलिमिया कंडीशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, अभी हाइपर इंसुलिमिया मतलब बीटा सेल, उसकी बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज जो सिक्रेट कर रही है तो ज़्यादा काम करेगी, इसी के लिए बीटा सेल और पेंक्रियाज का क्या होता है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो बीएमआर है, बीएमआर इंक्रीज हो जाता है और इसमें मेन रोल होता है थायराइड का, थायराइड हार्मोन का। तो इसमें अगर T3 T4 ज़्यादा मिल रहा है तो नॉर्मल है किसमें, प्रेगनेंसी में। ये हो गया, क्योंकि थायराइड ही बीएमआर जो होता है उसको एक टाइप से हैंडल करता है। उसके बाद आयरन रिक्वायरमेंट जो होता है, आयरन रिक्वायरमेंट, टोटल आयरन रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है 1000 mg। इसमें प्लासेंटा के लिए 300 mg और फीटस के लिए 300 mg और बचा हुआ जो 400 mg है वो आरबीसी को बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे क्या आता है, अब जो H2O है, जो H2O वाटर का वहाँ पे रिटेंशन होने लगता है, वाटर रिटेंशन होता है अबाउट 6.5 लीटर का वाटर रिटेंशन होता है। क्यों होता है, ड्यू टू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये क्या क्यों करते हैं, क्योंकि ये रास को एक्टिवेट कर देते हैं, और इसमें से 6.5 में प्लासेंटा और फीटस में उसमें कितना 3.5 लीटर यूटिलाइज होगा और बचा हुआ जो 3 लीटर है वो मदर रहेगी उसके ब्लड वेसल में जाएगा, मतलब ब्लड वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा। तो ये हाइपर ओलेमिया कंडीशन कॉज करता है। तो बेसिकली ये नॉर्मल है क्योंकि बच्चे को ज़्यादा ब्लड चाहिए तो वॉल्यूम उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हो गया, अब हाइपर ओलेमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो हो गया चेंज इन मैटरनल ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रास सिस्टम एक्टिवेशन। ये हो गया। तो और इसमें एक और रीज़न होता है, क्या होता है कि फीमेल को वहाँ पे बार बार प्यास लगती है, वो बार बार पानी पीती है, इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे हाइपरोलेमिया होता है, क्योंकि जो अपना ओस्मैटिक थ्रेशोल्ड है वो डिक्रीज हो जाता है, इसी के लिए उसको बार बार प्यास लगती है, तो इससे हाइपरोलेमिया हो जाता है। उसके बाद हीमेटोलॉजिकल चेंजेस। तो हीमेटोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और आरबीसी और हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह सब टूटते हैं तो ऑक्सीजन बढ़ता है, तो उसको से बॉडी तक पहुँचाना टिश्यू तक, तो उसके लिए आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक होता है हीमोडाइलेशन होता है। हीमोडाइलेशन मतलब क्या, जो ब्लड वेसल में आरबीसी रहेंगी वो दूर हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या, जो प्रेगनेंसी में, और एक हीमो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसमें पास रहती हैं, पर होता क्या है हीमोडाइलेशन मतलब इसकी वजह से क्या होता है, अगर ब्लीडिंग लॉस हुआ तो कम आरबीसी लॉस होंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है हीमोडाइलेशन होता है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगर आगे देखें तो आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे इसमें देखते हैं जो क्लोटिंग फैक्टर रहेंगे। क्लोटिंग फैक्टर यहाँ पे हाइपर कोगुलेशन स्टेट होता है, बस 11 और 30 को छोड़ दें, 11 और 30 क्लोटिंग फैक्टर ये कम होते हैं और बाकी क्लोटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। ये हो गया, क्योंकि ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अपने को पता है, यहाँ पे सपोज ये थोरेसिक कैविटी है, यहाँ पे अपना हार्ट है, यहाँ पे डायफ्राम है। तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस जो बढ़ के इसको कंप्रेस करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब इसको कंप्रेस करता है तो इसको अगर ये कंप्रेस करता है तो क्या होता है, हार्ट रेट वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। वहाँ पे अब हम लोग को पता है वहाँ ब्लड वॉल्यूम तो पहले से इंक्रीज होता है,
तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पर ब्लड प्रेशर पर बताओ, अभी देखो, अभी बताओ कार्डियक आउटपुट जब इंक्रीज होगा, इसमें कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, पर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि ब्लड प्रेशर इसमें क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इंटू SVR, तो इससे नॉर्मल हो जाता है। कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज है, पर जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है ना वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेसल का डायलेशन हो रहा है, तो जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, ये कम हो जाता है। तो यहाँ पे वेसो डायलेशन की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है वस्कुलर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो होता है ये BP जो है नॉर्मल रहती है, या फिर थोड़ा कम मिलेगी पर बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। ये हो गया। देन इसके बाद ये बता दिया उन्हें। देन इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं, तो वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, ये हम लोग ने देख लिया। तो वस्कुलर रेजिस्टेंस ये देख लिया। उसके बाद रेस्पिरेटरी में क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, ये मैंने बता दिया, क्योंकि डायफ्राम वहाँ पे कंप्रेस कर रहा है और CO2 वहाँ से आउट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो इंक्रीज हो जाता है। कि हाइपर वेंटिलेशन होगा तो CO2 ज़्यादा वहाँ से आउट होंगे, तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की कंडीशन बनती है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस को बोलते हैं। तो इसकी वजह से इसी क्यों होता है, ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है इसकी वजह से फीटस में। ये हो गया। अब आगे बात करें तो आगे इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा जल्दी देख रहे हैं, इसको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यूरिनरी सिस्टम मतलब जो इम्पॉर्टेंट है उस पर मैं फोकस करता हूँ, जो नहीं है उसको मतलब समझ में आना ही चाहिए बस, और समझ में आ भी रहा होगा। जो देखो इसमें जो GFR है, GFR का लेवल रेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर ओलेमिया कंडीशन है। उसके बाद लीवर और गॉल ब्लैडर पर क्या मिलेगा, लीवर में SGPT SGOT तो नॉर्मल रहेंगे, पर फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। और क्या होता है यहाँ पे, कोलेसिस्टाइटिस या फिर स्टोन बनने का चांसेस होता है, किसमें, गॉल ब्लैडर में। क्यों? क्योंकि जो गॉल ब्लैडर होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है जो यहाँ पे होता क्या है कि अटोनिक होता है, गॉल ब्लैडर अटोनिक हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, तब ये कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे बाइल आगे जाएगा नहीं, तो इसके लिए बाइल स्टोन हो जाता है, वहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। और कोलेसिस्टाइटिस क्यों हो जाता है, क्योंकि जो बाइल होता है वो रुक जाता है गॉल ब्लैडर में ही रुक जाता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू एस्ट्रोजन लेवल। तो गॉल ब्लैडर कोलेस्टाइटिस क्यों होता है, कोलेसिस्टेटिस मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्टाइटिस क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल रेज होता है। और बाइल स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है, क्योंकि अटोनिक हो जाता है। कौन अटोनिक हो जाता है, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। तो इसकी किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। तो ये अपने को है। उसके बाद नर्वस सिस्टम में हम लोग देखें तो नर्वस सिस्टम में हम लोग को मिलेगा कि यहाँ पे एंजाइटी होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, वहाँ पे लेडी को थोड़ा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है। और वो होता है मीडियल नर्व कंप्रेशन। तो मीडियल नर्व कंप्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो अपना रिस्ट होता है वो लेडी आएगी, उसको रिस्ट पे टिंगलिंग लेके आएगी, पेन लेके आएगी, नमनेस लेके आएगी। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट में फाइब्रस बैंड होता है जिसके नीचे से नर्व पास करती है। तो अपने को पता है हाइपर ओलेमिया कंडीशन है, तो यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब वेसल से आ जाएंगे कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पे मीडियल नर्व को कंप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर टिंगलिंग, नमनेस, ये सब का वो लेके आएगी वो। तो हम लोग ने देख लिया है प्रेगनेंसी का फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी।